सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं, मैथ्स मैजिक राजस्थान में जो भी परीक्षाएं होती हैं या फिर मैथ्स को डेडिकेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं, तो उन सब के लिए बेसिक टू हाई लेवल के सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करवाता है। अभी फ़िलहाल में राजस्थान में जो पेपर हुआ 17 अगस्त को पटवार का, उसमें दोनों पेपर हुए हैं। आंसर की आपने देख ली, लेकिन पेपर आगे भी होंगे। पेपर का लेवल कैसा भी रहा हो, लेकिन हमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनके सॉल्यूशंस के और बेस्ट मेथड को अपन को देखना पड़ेगा। पूरे पेपर में यदि 15 क्वेश्चन आए हैं तो 3 क्वेश्चन में आप जरूर फंसे होंगे। तो उन जिन क्वेश्चनों में आप फंसे थे उनको कैसे दूर करना है, किस तरीके से करना है, आगे अगर किसी एग्जाम में आ जाए तो उसके लिए आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन जरूरी है। 17 अगस्त को पेपर हुआ था और ये फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन है। ठीक है, बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैथ्स मैजिक के बारे में आपको पता है कि हम बातें कम और चीज़ों को सीखने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। 2023 में एक कॉलेज में 5000 छात्र थे। छात्रों की संख्या प्रति वर्ष 24% से बढ़ जाती है। 2025 में कॉलेज में कितने विद्यार्थी होंगे? आंसर है इसका 7688। ठीक है, आप देखेंगे क्या आंसर है इसका 7688। ये आंसर मैंने इसलिए टिक किया है कि जो सिर्फ आंसर की देख रहे थे उनके लिए मैंने सीधा टिक कर दिया है। मैं आपको समझाना चाहूँ, इसमें आपको कुछ समझना पड़ेगा। ठीक है, कुछ समझने की बात यह है कि अगर सिंपली इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाएं, 2023 से 2025 यहाँ तक की बात चल रही है, 2023 से 2025। ठीक है, 2023 में 5000 छात्र थे। ठीक है, बीच में 24 आया होगा और इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? 24%। ठीक है, 24% की जनसंख्या बढ़ रही है। ये 24 आ गया और 25 में वापस से 24% की जनसंख्या बढ़ रही है और ये जनसंख्या आ गई। ठीक है, वैसे तो जब लगातार परिवर्तन होता रहता है तो इनमें अपन को सिंपली सीधा ही जो अपन ये कैलकुलेशन करते हैं उसी से चलना चाहिए। जैसे क्या 2025 की जनसंख्या हम निकालें, यहाँ पे 2025 की जनसंख्या मैं निकाल रहा हूँ मान लो। ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? 5000 24% की वृद्धि के साथ 124% गुणा 124 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से ये कटा 2 बार। कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कैलकुलेशन जैसे 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 ज़्यादा कैलकुलेशन होगी आप सवाल से मतलब दूर भागना शुरू करेंगे। और इस 2 से इसको काट लिया मैंने 62, 62 बार। कितनी बार काट लिया इस 2 से मैंने? 62 बार। फिर आप देखेंगे क्या कि अब 124 इंटू 62 आप कर लेंगे। क्यों? मैं क्यों नहीं करूँगा, आप क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने क्वेश्चन पढ़ते टाइम देखा कि जो यूनिट डिजिट है वो सबकी अलग अलग है। यदि मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यदि मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपका यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगा वो आएगा 8, और वो एक ही ऑप्शन में था 7688। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 7688। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। अगर आप मैथ्स को सिर्फ एग्जाम में करेंगे या फिर मतलब एग्जाम से 2-4 दिन पहले करेंगे तो ये सवाल, ये जो चीज़ें हैं ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। ठीक है, अगला सवाल, 1 मिनट। ठीक है, एक वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15 रुपये का लाभ होता है, तो दी गई वस्तु के लिए लाभ प्रतिशत क्या होगा? दी गई वस्तु के लिए लाभ प्रतिशत क्या होगा? मैं बात कर रहा था पिछले सवाल की, एक बार फिर से देखिए, क्योंकि यहाँ मेरा मकसद सिर्फ आंसर की बताना नहीं था। यहाँ मेरा मकसद था कि आपको मैं कुछ और भी सिखाऊं। मैं ये कह रहा था कि जब भी लगातार परिवर्तन होता है, जिस जिस कारण से आप मैथ्स मैजिक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, वो हम अब शुरू करते हैं। क्या? जो लगातार परिवर्तन होता है उसमें पहले कोई संख्या होती है। ठीक है, पहले और बाद में। अब बाद में, पहले और बाद से आप यहाँ बहुत सारी चीजें समझेंगे। जैसे आपने क्या किया, पहले और बाद में, जैसे जनसंख्या की बात कर लें अपन, जनसंख्या वाले सवाल हो गए। जनसंख्या हो गया तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे कोई प्रथम वर्ष की जनसंख्या थी क्या? प्रथम वर्ष की जनसंख्या थी, और यहाँ 5वें वर्ष मतलब चौथे वर्ष की थी। कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं अपन। अपन सिर्फ समझ रहे हैं कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। चौथे वर्ष की, ठीक है, चौथे वर्ष की थी। जैसे आपने किसी को पैसा उधार दिया, वो था मूलधन। क्या? वो था मूलधन। ठीक है, वो था मूलधन, और बाद में वो क्या बनकर आ गया? ब्याज लगकर आ गया मिश्रधन। क्या? मिश्रधन। तीसरा,
जैसे कि आप कोई जैसे मिश्रण वाले सवाल आते हैं, मिश्रण वालों में आप क्या लगातार, जैसे मान लो कि ये यहाँ शुद्ध दूध था, क्या कुछ भी मान लीजिए, शुद्ध दूध मैंने इसलिए लिया क्योंकि आगे एक सवाल आएगा इसमें आया हुआ है, तो उसमें भी अपन इस चीज को काम कर लेंगे। शुद्ध दूध था, यहाँ पानी मिलाया और लास्ट में जो दूध बचा, कोई भी क्रमिक परिवर्तन, या तो उसमें पानी मिला दिया, पानी ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, इस तरीके से समझिए, ठीक है। तो हम क्रमिक परिवर्तन को आप किस तरीके से समझेंगे, इस तरीके से समझेंगे, जैसे पिछला ये क्या है, इस कैलकुलेशन को देखें अपन तो 124 124 फिर बाद में काट रहे हैं अपन। इसी को लोग थोड़ा सा मतलब आजकल जो हाईटेक मेथड में क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको मतलब बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, कैसे कि रेशो से करेंगे, रेशो से करेंगे तो जो अपन वहां काटते हैं उसी को अपन यहाँ देख लेते हैं एक बार। जैसे अब पिछले सवाल में मैं देखूं तो इसमें क्या करेंगे अपन, ये इस रेशो से अपन इसको देख लेते हैं, लेकिन इसको बनाने के लिए अपन सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं उसमें क्या 24%, कितने परसेंट की दर से बढ़ रहा है मामला। देखो जैसे 24% की तरफ से बढ़ रहा है, लेकिन इसको भिन्न में चेंज करेंगे, ठीक है, परसेंट को हटाया और नीचे 100 लगा दिया, मैंने यही किया है, ठीक है, परसेंट को हटाया और नीचे में 100 लगा दिया, ठीक है। तो यदि अगर आप इसको यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, सरल कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, तो और भी आसान हो जाएगा। लेकिन पहले मैं जब ये मेथड आपको समझाना चाह रहा हूं तो मैं वही देखूंगा कि इसी का बदला हुआ रूप है, इसी का बदला हुआ रूप है, ये आप समझो, इसी का बदला हुआ रूप है, ठीक है, जो रेशो मेथड की जो हम बात कर रहे थे सेकेंड, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, कोई भी चीज मतलब ये इधर 2000 मैंने पहले और बाद की बात करी थी, तो ये 2023 की घटना है और ये 2025 की घटना है, ठीक है, 2025 की घटना है। इधर कोई जनसंख्या माना पहले 100 थी, 24% से बढ़ी, तो मतलब यहाँ ये बढ़ी ना जनसंख्या 24% से, मैंने भिन्न में बदला तो 100 से कितनी हो गई 124, और ऐसा कितनी बार हुआ 2023 से 2024, 2024 से 2025, 2025 की उसने पूछी है 100 से 124, ठीक है, ये हुआ, ये मल्टीप्लाई करेंगे, हमको क्या दे रखा है, दो, हमें कंपैरिजन के लिए कुछ ना कुछ दिया होगा, ठीक है, या तो ये दिया होगा या ये दिया होगा या डिफरेंस दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, तो हम क्या है रेशो से उसके डायरेक्ट तुलना कर लेते हैं। हमें 100 इंटू 100 की वैल्यू तो दी गई है, अभी मैं यहाँ काट इसलिए नहीं रहा हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं कि जो कॉन्जिक्यूटिव मेथड्स में जो अपन यूज करते हैं उनमें कब कहाँ तो कौन सा यूज करना है और कहाँ कौन सा यूज करना है, आप समझ सको कि दोनों चीजें एक ही थी। तो मतलब हमें 2023 की जनसंख्या दी गई थी, 2023 की जनसंख्या कितनी थी 5000 प्रश्न के हिसाब से, और इसको कितने के बराबर माना मैंने 100 के, क्योंकि ये कितनी थी 5000 और ये मुझे फाइंड करना था, ये मुझे फाइंड करना था, 5000 की वैल्यू ये है और मुझे फाइंड करनी है 124 इंटू 124 की, ठीक है। हम और सवालों में क्या करते थे, मैं इसको काट के यहीं सॉल्व कर लेता, हल कर लेता, मतलब हम यहाँ से काट सकते हैं सीधा, जैसे मान लो कि इसको 50 से काट दे, इसको 62 बार, इसको 50 से, इसको 62 बार, ठीक है, और भी 25 28 25 28 तक भी काट सकते थे अपन। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि ये और इसमें कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम है। लेकिन ये वो चीज़ है जो आपको बिल्कुल बेसिक से आती है, जिसमें आप क्या देखते हैं कि हमें कुछ भी सोचना समझना नहीं है। 5000 थी, 124 से बड़ी, 124 से बड़ी, और जो हमारे मतलब बहुत सारे मिक्सचर के सवाल हो गए और इनकम एक्सपेंडिचर के सवाल हो गए, आय व्यय के सवालों में, और वेतन में शेष का शेष ये सवाल हो गए इस तरीके से, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं कि ये बिल्कुल सेम चीज है, आप जब काटोगे तो आंसर वही आ जाएगा। लेकिन रेशो का मैंने जैसे ये सवाल यहाँ है इस बेसिक से बताया, अगले वाले सवाल को मैं बेसिक से भी बता दूंगा और रेशो से भी बता दूंगा, ठीक है। देखिए अगला सवाल, चीज़ों में डिफरेंशिएट करना, चीज़ों को सीखना आपको ज़्यादा जरूरी है, लेकिन कई बार मूलधन और मिश्रधन में आपके ये बहुत काम आएगा, कई बार ये मिक्सचर में आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। कई बार जब कैलकुलेशन टफ हो जाती है तब ये बहुत काम आएगा, तो ये भी काम का है, आपको आना चाहिए, ठीक है। और राजस्थान के बच्चे जो भी हैं जो ये नहीं समझें कि भाई हमारे तो 10 सवाल आते हैं, 5 सवाल आते हैं, 6 सवाल आते हैं, हमारी जो गणित चलती है उसे व्यवहारिक गणित बोलते हैं। व्यवहार आपका तभी अच्छा होगा जब आपको गणित आएगी, ठीक है, वरना कैलकुलेशन आप नहीं कर पाओगे। अगला सवाल देखिए, 100 रुपए में बेचने पर 15 रुपए का लाभ होता है, क्या कहता है सवाल, सवाल कहता है क्या, 100 रुपए में हमने बेचा और लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ उसे 15 रुपए का। कितने की खरीदी थी उसने चीज, कोई चीज आपने 10 रुपए की खरीदी और 15 रुपए में बेच दी, आपको कितना लाभ हुआ, आपको लाभ हुआ 5 रुपए का। कैसे पता चला आपको, आपने विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर लिया था। तो मुझे एक बात बताइए, जब मुझे 15 का लाभ हुआ और तो मुझे ये कितने की खरीदी होगी मैंने, 85 रुपए की, ठीक है, 85 रुपए की खरीदी थी, और प्रतिशत लाभ मुझसे पूछ रहा है, वस्तु के लिए
लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, 15 रुपए का लाभ हुआ। हम सीधा, कई लोगों ने मान लो अगर गलती करी यहाँ से, ये तो ऑप्शन में 15% था, गलती नहीं, किसी ने अगर 15/100 करके गुणा में 100 कर दिया और 15% निकाल दिया, वो गलत हो जाएगा। सीखने वाली बात क्या थी इसमें? सीखने वाली बात ये थी कि जो लाभ और हानि है वो क्रय मूल्य पर डिसाइड होता है। किस पर होता है? लाभ और हानि हम किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पर निकालते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स को आप याद करते चलो, प्रैक्टिस करते चलो, एक दिन आप बहुत अच्छे हो जाओगे मैथ्स में, ठीक है? तब आपको मजा आने लगेगा। मैथ्स मैजिक से लगातार जुड़े रहिए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे केवल और केवल पीवाईक्यू और मिनी कॉन्सेप्ट सीरीज करवाई जाती हैं, जिसमें आपको क्या रहेगा कि मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर करते चले जाएंगे। यहाँ क्यों नहीं निकाला? किसी बच्चे ने अगर दिमाग नहीं लगाया हो, 100 रुपये में बेचने पर 15 रुपये की हानि हुई, कुछ लोगों ने किया होगा 15% भी, ठीक है? एक आध 2-5% लोग होते हैं जिन्होंने किया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, पढ़ने में जल्दबाजी कर दी होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लाभ और हानि, इस सवाल में सिर्फ पॉइंट क्या ध्यान रखना था, लाभ और हानि किस पे डिसाइड होती है? क्रय मूल्य पर डिसाइड होती है। तो मुझे परसेंट प्रॉफिट की मैं बात करूं, 15 रुपए का मुझे लाभ हुआ 85 रुपए पर गुणा में 100, ठीक है? तो ठीक है, 5 से काट लीजिए, 5 × 3 = 15 और 5 × 17 = 85, 300/17, 300/17। अब यह है, आप क्या करते रहिए, भाग दे लीजिए। क्या हो गया? एक बार कटा, फिर बच गए 13, फिर 17 × 7 = 119 और 11 बच गए 130 में से, तो 17 से ही 1/17%। सी हमारा उत्तर आंसर होगा। 17 से ही 1/17 इसमें हमारा उत्तर होगा। मैं यहाँ होता तो मैं क्या करता? 17 का कितनी बार बोलूँ? 17 बार, कम से कम 17 289 तो चलेगा, और 11 बच गया 300 में से, तो ये भी कर सकते थे। वर्ग आप याद कर लीजिए थोड़ा बहुत, ठीक है? अगला सवाल, एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 252 आगंतुक आते हैं। सवाल कुछ ज़्यादा मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझाने वाले आए नहीं हैं, 2-3 सवालों में मैं समय लूंगा, बाकी हम जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है? आंसर देखना चाहते हैं कोई, तो वो है 142। जून महीने में रविवार को शुरू हो रहा है और प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या ज्ञात के लिए। सबसे पहले बात, औसत हम कैसे निकालते हैं? किसी भी दिए गए पदों का या फिर मतलब यूनिट्स का हम औसत निकालते हैं तो हम क्या निकालते हैं? योग बटे संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। मेरी राइटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, अब आपको जैसी भी लगे आपको इसी राइटिंग के साथ पढ़ना है, कंटेंट की जिम्मेदारी मेरी होगी। रविवार को, सवाल क्या कह रहा है? रविवार को तो औसतन 252 आगंतुक आते हैं और अन्य दिनों में 120 आगंतुक आते हैं। तो जून के महीने का हमें औसत आगंतुक पता करना है, और यह भी कहा है कि ये जून का कोई महीना था, ठीक है? जून के महीने में कितने दिन होते हैं ये तो बताइए। बता देंगे? नहीं बताते तो अपन जैसे बचपन में गिनते थे वैसे गिन लेना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जो खड्डे में आ रहा है उसमें 30 दिन, जो उसमें आ रहा है वो 31 दिन, ऐसे गिन लेना, नहीं आया तो, ठीक है? जून 1 तारीख को रविवार था, तो मुझे बताइए कितने रविवार होंगे जून के महीने में? किसी महीने में अगर 1 तारीख को कोई वार होता है वो 5 बार आता है, ठीक है? नहीं भी आ रहा है तो जोड़ लेना। क्या 1 तारीख को रविवार था, फिर 8 तारीख को रविवार था, फिर 15 को था, फिर 22 को था, और फिर 29 को था। देख लेना भाई, 7-7 दिन ऐड कर दिए मैंने, कुछ मिस्टेक हो तो आप ऐड कर लेना, रविवार तो आप गिन ही लोगे, ठीक है? 5 तो रविवार आए। कितने रविवार आए? 5 तो रविवार आए, और रविवार को कितने आगंतुक आते हैं? 252। 5 तो रविवार आए, 252। अब महीने में 30 दिन थे, 5 दिन का हिसाब हो गया हमारा, और 25 दिन का कितना था? 25 दिन का हिसाब हो गया, तो 25 दिन में कितने आते थे? 120 आते थे। 25 दिन में कितने आए? 120 आते थे। दोनों को कैलकुलेट करो, ठीक है? 252 को आपको गुणा करना है, तो पहले आप सीधा गुणा कर लीजिए कि 250 को 5 से गुणा कर लीजिए। अगर धीरे धीरे अगर आपको 252 से नहीं हो रहा है तो ऐसे कर लिए, 250 को 5 से गुणा कर लीजिए, 25×5 = 125, मतलब 1250 हो गए। फिर बचे हुए 2 को 5 से गुणा कर लीजिए, 10 हो गए, तो 1250 और 10 1260, 1250 और 10 कितने हो गए? 1260। ये आप कर ही लेंगे, 25×12 = 300। मुझे तो पहाड़े याद है भाई, आपको भी याद होने चाहिए। 25×12 = 300, मतलब ये 3000 हो गया, ठीक है? कितना हो गया? 3000। टोटल देखें हम, 4260 हो गया, टोटल हो गया 4260। और ये 30 दिन में, कितने दिन में आए हैं ये? 30 दिन में आए हैं, तो एवरेज कितना आ जाएगा पूरे 30 दिन का? 4260 बटे में 30 आ जाएगा 142। 1 0 से 1 0 कट गई, 1 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 142। सीखने के लिए कुछ खास नहीं था, बस ये था कि जून में 30 दिन होते हैं, और ये आपको पहले भी पता था। हो सकता है ये रीजनिंग में काउंट किया हो, लेकिन रीजनिंग के 15-20 सवाल 30 सवाल अलग से थे, इसलिए मैथ्स में डाल दिया शायद। कोई बात नहीं, हम तो देख लेते हैं, चाहे मैथ्स का हो चाहे रीजनिंग का हो, इतनी सी रीजनिंग तो मुझे भी आती है, विश्वास रखिए।
ज्यामितीय आकृतियों को उनके कोणों की संख्या के अनुसार आरोही क्रम में लिखिए। आरोही और अवरोही क्रम के मैं बारे में बात करूं, आरोही बढ़ते हुए क्रम में और अवरोही घटते हुए क्रम में। क्या? आरोही बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही घटते हुए क्रम में, ये ध्यान रखिए, ठीक है, घटते हुए क्रम में, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है, कोणों की संख्या के अनुसार दिया हुआ है भुजा, नाम दिया हुआ कि, और नाम से हम डिफाइन कर सकते हैं कि उसमें कितनी भुजाएं हैं, और पूछा है कोणों की संख्या के आधार पर। तो भुजा और कोण में क्या संबंध होता है, किसी को नहीं भी आता होता तो एक त्रिभुज बना के देख लेते, और त्रिभुज में कोण देखते कितने होते हैं, त्रिभुज में 3 होते हैं। फिर कोई भी एक चतुर्भुज बना के देख लेते, फिर 4 होते हैं। फिर 2 बनाने के बाद समझ में आ जाता कि जितनी भुजा, क्या 2 बनाने के बाद क्या समझ में आता कि जितनी भुजा उतने कोण, उतने कोण, इस तरीके से। मतलब यदि हम भुजाओं के अनुपात में ही लिख देंगे, अगर भुजाओं के ही बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा। तो सबसे पहले आएगा त्रिभुज, ठीक है, दोनों में त्रिभुज तो तीनों में ही आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले आएगा त्रिभुज, फिर आएगा चतुर्भुज, इन दोनों में आ गया, ठीक है। चतुर्भुज के बाद आ जाएगा पंचभुज, पंचभुज इसमें भी आ गया। फिर आ जाएगा षटभुज, फिर थर्ड नंबर पे ये आ गया ऑप्शन सी। षटभुज के बाद आ जाएगा फर्स्ट पे सप्तभुज और फिर दसभुज। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी थी जो मैंने बताई आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर को ए अनुपात बी के अनुपात में, आर को ए और बी के बीच में इस अनुपात में बांटिए, ठीक है, कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बहुत ही आसान सवाल था, देखने में टफ लग रहा था। अगर मान लो यही सवाल मैं आपसे कहता कि 500 रुपए को, क्या 500 रुपए को भैया हमारे को 2:3 में बांटना है, क्या 2:3 में, ये ए का भाग है और ये बी का भाग है 500 रुपए को। तो क्या करेंगे, ए का मैं निकालने के लिए कहता तो आप क्या करते, टोटल के नीचे अनुपातों का टोटल कितना हो गया 5, और जिसका निकालना था उसके अनुपात से गुणा, ठीक है। जो मैं बोलते जा रहा हूं एक एक लाइन एक एक इंपॉर्टेंट है, तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये कितना हो गया 200, कितना हो गया, ए का हो गया 200 और बी का हो जाएगा 300। ऐसे ही सॉल्व करेंगे, कैसे, 500 बटे में 5 इंटू में 3, तो कितना हो गया ये 300। ये आपको ध्यान रखने वाली बात थी, ठीक है। ये सवाल ऐसे आता तो आप ऐसे कर देते। इस बार उसने क्या किया, सवालों को चर अचर राशियों में दे दिया, चर राशियों में दे दिया। क्या है, ये कोई आर था, ठीक है, आर रुपए थे, इनको अपने को ए और बी में बांटना था, क्या ए और बी में बांटना था। अनुपात क्या था, ए बाई बी अनुपात सी बाई डी। लेकिन आप सरल अनुपात में कर लेंगे इनको तो ज्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि आपको जोड़ना भी तो है, जोड़ के बाद में एलसीएम लेंगे, बाद में भी करते रहेंगे। कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। सवाल को कैसे टफ बनाया जाए ये विद्यार्थी से बेहतर कोई नहीं जान सकता, ठीक है। अब आपका नाम लेता तो आप समझते नहीं सर मैंने तो कर लिया था, लेकिन आपके भाई कोई और भी तो होंगे जिन्होंने किया होगा। तो सरल अनुपात में मैंने बदल दिया ए डी अनुपात बी सी, ठीक है। अब मेरे पास सिंपल है, टोटल राशि कितनी है, ये है, ए का अनुपात मेरे पास है और बी का भी अनुपात मेरे पास है, टोटल अनुपात भी मेरे पास है। तो सीधे मैं लिखूं किसकी निकालनी है, ए की निकालनी है। तो ए की राशि कितनी आ जाएगी, ए की राशि आ जाएगी, टोटल राशि थी आर, टोटल के नीचे टोटल, टोटल किसका, अनुपातों का, ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, गुणा में ए का अनुपात कितना है ए डी, क्या गुणा में एक अनुपात कितना है ए डी। तो ये कितना हो जाएगा ए डी आर ए डी प्लस बी सी, ए डी आर ए डी प्लस बी सी, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। सिर्फ इतनी सी बात थी, ठीक है। लेकिन सवाल अगर चर राशियों में आ गया तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। बहुत ही अच्छा सवाल। 3 वर्ष के अंत में 20,000 रुपए की धनराशि पे साधारण ब्याज इतना है, तो समान अवधि के लिए समान राशि की दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। लेकिन कोई भी आप ब्याज ज्ञात करो, चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है तो मूलधन आपके पास दे रखा है, समय दे रखा है, लेकिन जब तक आपको दर पता नहीं होगी तो आप चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालोगे, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा सवाल था, कुछ लोग इसमें फंसे, कैलकुलेशन की वजह से फंसे होंगे, उसका भी सॉल्यूशन हम देखेंगे। फर्स्ट अपन बात कर लेते हैं, क्या मूलधन कितना है, प्रिंसिपल कितना है 20,000, ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 20,000, टी कितना है 3 वर्ष, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 7200, और दर हमें निकालनी है। दर हमें निकालनी है। दर क्यों निकालनी है, क्योंकि हमें अगर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हमें दर चाहिए होगी, ठीक है। और दर के लिए आप फॉर्मूला ये है, क्या
सर दर के लिए फॉर्मूला बता रहे हो और लिख रहे हो सिंपल इंटरेस्ट का। भाई इसको बार बार मूलधन गुणा दर इंटू समय बटे 100 बचपन से याद करते आ रहे थे, जब से 9th क्लास में आए हैं, 10th क्लास में आए हैं। तो इसी तरीके से लिखिए, फिर वैल्यू यहाँ रख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है उससे। 100 इंटू ये करेंगे वो करेंगे, इससे बढ़िया यहाँ लिखिए 72। जब बनना वही है तो ये चीज़ें कम से कम याद रखने की कोशिश करें। ये हो गया 20,000। दर हमको निकालनी है, समय यहाँ पर 3 वर्ष था और बटे में 100। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 2 तिया 6 और 6 बटे 72 कितना हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12%। ये हमारी दर आ गई, कितनी हो गई 12% आ गई। अब दर हमारे पास आ गई, अब क्या कहते हैं वो, दर भी आपके पास है, मूलधन भी आपके पास है, समय भी आपके पास है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब की बार दर हमारे पास कितनी आ गई 12% आ गई, दर आ गई 12%, मूलधन दे रखा है, अब CI निकालना है। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। दर कितना है 12%, लेकिन ये अगर सवाल दर 12% पे चला गया तो 12% का जो प्रिंसिपल में जो मूलधन में जो हिस्सा है वो भी हमें याद नहीं रहता। जनरली हम काम वही करते हैं जो हमें याद रहे। सबसे पहले तो जो नहीं जानते, जिनको कुछ भी नहीं किया, वो क्या करेंगे कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसका फॉर्मूला ही लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, अमाउंट माइनस P। ठीक है, और अमाउंट कितना होता है, अमाउंट होता है मिश्रधन P1 प्लस R बटे में 100 की पावर T माइनस P। जिसको फास्ट लग रहा है वो वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे, और जिसको धीरे लग रहा है वहाँ पे यूट्यूब ने पूरी सुविधाएं दे रखी हैं, आप 2 गुना स्पीड से देख सकते हैं। ठीक है, डबल स्पीड से ये होता है। अब इसमें रखेंगे तो हमारे पास सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं तो रख लीजिए एक बार। ठीक है, देखें क्या बनता है। ये तो निकालना है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 20,000, कितना 20,000 1 प्लस 12 बटे में 100। 12 मन से नहीं आया है, 12 निकालने के लिए इतनी मेहनत करी थी आपने। ठीक है, और T समय है वो 3 वर्ष है, माइनस का 20,000। ठीक है, एक स्टेप और लिखूंगा उसके बाद सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। 20,000 गुणा 100, ऊपर एलसीएम में आ जाएगा 100 प्लस 12 112 और 112 की पावर 3, तो 112 बटे में 100 गुणा 112 बटे में 100 गुणा 112 बटे में 100 माइनस का 20,000। कितना, माइनस का 20,000। ठीक है, माइनस का 20,000। ठीक है, इसको सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद क्या करें, आंसर निकालें। हाँ, आंसर बताना मैं भूल गया, 8098.56। ठीक है, सॉल्व करने के 2 से 3 मेथड हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो राजेश जी हैं, वो जो टेक्निकल टीम वाले जो हमारे साथ बैठे रहते हैं, वो ही अब इन सवालों को बहुत तेज़ तेज़ करने लगे हैं। सर बोलते हैं कि ये तो मैं ही कर लूँगा। अब जब तक आप सुनेंगे नहीं, बेसिक को समझेंगे नहीं, तो आप कैसे कर पाएंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसको सॉल्व कर लीजिए, काटिए पीटिए गुना कीजिए, और सवाल को एंड में जाके देखिएगा कि ये तो मुझसे हो नहीं रहा। लेकिन फिर भी मैं एक सिंपल तरीका आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 इंटू 2 8, 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट आई 6, बटे में डिवाइड करेंगे तो भी 100 से डिवाइड करेंगे पॉइंट लग जाएगा, लेकिन यूनिट डिजिट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। माइनस, माइनस में यूनिट डिजिट क्या है 0, डबल जीरो ही है, तो क्या हो जाएगा पॉइंट, ये कोई प्लेस की जगह खाली रहेगी, एक प्लेस की, और 6। ये तो कर दिया मैंने यूनिट डिजिट से। सर आपने क्या देखा कि ये सवाल यूनिट डिजिट से हो रहा था, कैलकुलेशन से बचने के लिए आपने सीधा यहीं कर दिया, लास्ट में 6 एक ही आ रहा था। आपने तो 2 सवाल यूनिट डिजिट से बता दिए। आपने तो पेपर में थोड़ी किया है ये सवाल, आपने तो घर बैठ के किया है, बच्चों को समझाने के लिए किया है, तो आपको तो यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट याद आ गया। हमें कैसे याद आएगा, हमें तो कैलकुलेशन ही करनी है, तो कैलकुलेशन कीजिए। लेकिन केवल कैलकुलेशन करेंगे तो फिर मैथ्स मैजिक पे आने का क्या फ़ायदा हुआ, ये भी तो बात है ना भाई। मैथ्स मैजिक पे आने का क्या फ़ायदा हुआ, तो मैं बात कर रहा था सेकंड सॉल्यूशन की, जो सिर्फ मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए जो सॉल्यूशन के लिए हमारा जो मैथ्स मैजिक पे एक सीरीज चलती है, मिनी कॉन्सेप्ट सीरीज, उसमें क्या हम अच्छे अच्छे सवालों के लिए, जो भी बहुत सारे सवाल एक तरीके से आते हैं या बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, एक मिनी कॉन्सेप्ट सीरीज चलाते हैं जिसमें मैथ्स के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बताए जाते हैं। हम जैसे सेकंड मेथड की मैं बात करूं तो मैं इसको कर देता हूं गोल्डन रेशो से। मैं पूरा करूंगा एक सवाल को, चिंता मत कीजिए। क्या, गोल्डन रेशो से। गोल्डन रेशो वाला कॉन्सेप्ट
आपको मैथ्स मैजिक के टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम क्या, यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो गोल्डन रेशियो से मैं इसको कर देता हूँ, आप देखेंगे कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी। मैं वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप जाके वहाँ देख लीजिए गोल्डन रेशियो क्या होता है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ यहाँ सीधी इतनी बात करता हूँ कि जो 3 ईयर्स के लिए जो गोल्डन रेशियो है वो 331 है। क्या 331 है। यदि हमको प्रिंसिपल दिया गया हो, ब्याज की दर दी गई हो, समान दर जो प्रत्येक वर्ष के लिए समान रहती है, तो हम 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं इस तरीके से। कैसे? इस तरीके से। मतलब अब सवाल पढ़ते हैं अगला। पिछला अपना जो रह गया था, क्या कैलकुलेशन की बात चल रही थी, यहाँ तक तो आपको करना ही है, ठीक है। 12% निकाल लिया आपने। अब आपके पास क्या था, सवाल को मैं वहाँ लिखूँ, लिख लेता हूँ, लिख लेता हूँ। क्या प्रिंसिपल कितना है अपना, प्रिंसिपल है 20,000। समय कितना है, समय है अपना है 3 साल। और दर कितनी है, दर हमारी है 12%। और इस बार मुझे सी आई निकालना है, ठीक है। सी आई मतलब सर्कल इंस्पेक्टर नहीं, सी आई मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या करते हैं, देखो मूलधन है यहाँ पर दे रखा है, ब्याज की दर दे रखी है जो हर 3 साल के लिए समान है। जो मैं बोल रहा हूँ इन चीज़ों का ध्यान रखना, कई बार क्या हो जाता है कि पहले साल दर ये थी, दूसरे साल दर ये थी, तीसरे साल दर ये थी, आ जाता है और आप कहीं ये लगा देंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। ब्याज की दर भी समान है समय के लिए, 20,000, ठीक है। तो परसेंटेज हिस्सा देखते हैं अपन, ये क्या है, ये 20,000 है, ठीक है। ये कितना है, 20,000। ब्याज की दर कितनी है, 12%। तो 12% आया, 12% निकालिए, इसका कितना होगा, 2400। 2400 भाई, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 12 को 200 से गुना किया, 2400। मन से नहीं लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट ईयर का है, ठीक है। अब सेकंड ईयर वाले केस में आगे फिर से वही 12%, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज मिलता है कि नहीं मिलता भाई। साधारण ब्याज प्रत्येक साल का समान होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो जब भी आप उल्टी सीधे उसमें फंस जाएं, और मतलब उल्टी सीधी रेट में फंस जाएं, या फिर कुछ हो, कई बार अजीब सी रेट आ जाती है, 6 से 2/3% निकाले जाओ, फिर उसमें अपन फंस जाएंगे, उस फॉर्मूले में अपन फंस जाएंगे। आप यहाँ फंस चुके थे, आप मुझसे उम्मीद कर रहे थे कि सर सॉल्व करके दिखाएंगे, और सर ने तो सॉल्व कर भी दिया यूनिट डिजिट से, लेकिन आपको एग्जाम में ये सब याद नहीं आएगा तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये गोल्डन रेशियो वाला कॉन्सेप्ट आप जरूर देखिएगा, मजा आएगा आपको। 10, 12, 15 मिनट का जो भी वीडियो होगा आप देखिएगा। 20,000 ये 12%, ये 2400 का 12%। और फिर से मैं थर्ड ईयर की मैं बात करूँ, इस बार एक बार 2400 का 12% निकालिए, निकालिए। अब आप थोड़ा सा तो आप भी कीजिए, सारा मुझे ही करना पड़ेगा, आप देखिए एक बार, है ना, ठीक है। निकाल लिया क्या भाई, गुना करना था और कुछ नहीं, कर लो, जैसे हम करते हैं वैसे वैसे कर लो। क्या करोगे, 2400 का 12% निकालना था आपको, तो 24 को पहले 10 से गुना कर लो। क्या, 24 को पहले 10 से गुना कर लो, कितना आया, 240। फिर 24 को 2 से गुना कर लो, क्योंकि अपन ने 10% ही निकाला अभी तक, तो फिर 2 और निकालना है, तो 240। और 24 दूना 48, 240 में 248 जोड़ दो, वो क्या 48 जोड़ दो तो आ जाएगा 288। कितना आ जाएगा, 288। अब तीसरे साल के लिए वापस हमें 3 साल का निकालना है ना, 4 का बोलते तो फिर से आगे हिस्सा निकालते जाते, 12% निकालेंगे, ठीक है। अब 288 का 12%, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, ठीक है। 288 का 12% अपन ने निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 288 इंटू 12/100। 100 को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि लास्ट में 2 पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। आप तो सीधा गुना कर लीजिए, 288 इंटू 12, 2 8 6, 2 3 288, 4 और 3, 3456। कितना आया हमारा, 3456। तो ये आ जाएगा कितना, 34 पॉइंट, फिर भाग दे लिया अपन ने कितने, 100 से, कितना आ गया, भाग दे लिया कितने, 34.56। अब गोल्डन रेशो का यूज होता है, ठीक है। जो भी रेशो आया आपने 3 साल का, क्या होता है 331, ये कैसे आया वो सब वहां देख लेना, ठीक है। ×3 × 1। और हाँ, याद करने की जरूरत नहीं है इसे, मैं बता रहा हूँ कि सर 3 साल के लिए ये होता है, 4 साल के लिए ये होता है, 5 साल के लिए, याद करने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये 2400 रुपये मुझे प्रत्येक साल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 3 सालों के लिए मिलेगा सर। ये 288 रुपये बचे हुए सालों के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा सर, ठीक है। और 331, क्योंकि ब्याज पर ब्याज मिलता जा रहा है, तो फिर इस तरीके से, तो ये हो गया कितना, फिर ऐड कर देंगे अपन इनको, 7200 प्लस 200, ये 34.56 आ गया, क्या 7200
प्लस ये 34.56 आ गया। 288 इंटू 3 कर लो, ऐसे करो कि 300 इंटू 3 कर लो, कितना आ गया 900। 900 में से 36 माइनस कर लो, कितने आ गया 864। 900 में से कितना आ गया 864। या तो सीधे सीधे करते रहो या फिर आगे पीछे राउंड फिगर में लेके उसे करो। 288 को मैंने 300 मान लिया, 300 को 3 से गुना कर दिया, 900 आ गया था। 900 में से 12 इंटू 3 36 माइनस कर दिया 864। अब इनको टोटल करेंगे अपन, तो कितना आ जाएगा अपना, देखिए एक बार। 0.56 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, 0.56 ऐसे कैसे आ जाएगा, फिर 448 0.56 तो अपना ऐसे कैसे आ जाएगा, फिर 448 हो गया, ठीक है। 7200 864 34 56 8098। समय मत खराब करो, जोड़ लेना, यही आएगा। और अब की बार मैंने सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है। 8098.56, ठीक है, देख लेना। तो गोल्डन रेशियो वाला कॉन्सेप्ट जरूर देखना ताकि आप इधर उधर नहीं घूमो। हाँ, क्या कहते हैं, शुद्ध दूध को बर्तन से 20% दूध पानी से बदल दिया गया है। यही प्रक्रिया दो बार और मतलब 3 बार, तीसरी बार की प्रक्रिया के बाद, वैसे इसने साफ साफ लिख भी दिया तो अंत में भी लिख सकता था इस सवाल को, तो अपन को पढ़ना पड़ता कि 2 बार और का मतलब क्या है। मिश्रण में शुद्ध दूध का प्रतिशत बताइए। सिंपली जो ऐसा कर सकते हैं, मिश्रण में अपन शुद्ध दूध की बात कर रहे हैं, 3 बार की प्रक्रिया के बाद डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन शुद्ध दूध, ठीक है। शुद्ध दूध अपन देखेंगे क्या, माना पहले 100% था, कितनी बार पानी का क्या कर रहा है, 20% पानी मिला रहा है, निकाल रहा है, तो 80 बचा, 80 बटे में 100। फिर दोबारा क्या बचा, 80 बटे में 100। फिर क्या बचा, 80 बटे में 100। यही तो बचा भाई, क्या यही तो बचा, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 का क्यूब मुझे याद है 512। 51.2% शुद्ध दूध बचा, कितना 51.2% शुद्ध दूध बचा। अब मैंने जो बिफोर आफ्टर में बताया था आपको, तो उससे भी आप निकाल कर एक बार देखिएगा, निकाल के देखोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा क्या, निकाल के देखोगे ना, 20% दूध निकाला 20% मिला है, 20% दूध निकाला 20% मिला है, इस तरीके से, तो वो भी आप करके देखना। आगे बढ़ो। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 75 सेंटीमीटर है, परिधि में अंतर 44 सेंटीमीटर है, वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। त्रिज्याओं का योग 75 सेंटीमीटर है। अगर ऑप्शन से जाना चाहें तो चारों ही, इस बार थोड़ा सा दिमाग लगाया उन्होंने, चारों ही ऑप्शन क्या है, चारों ही ऑप्शनों का योग 75 सेंटीमीटर है। फिर भी अपन लिख लेते हैं, चलो ठीक है। R1 + R2 मैंने मान लिया, दो त्रिज्याएं हैं, उनका योग कितना है, 75 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि मुझे बतानी पड़ेगी, बिल्कुल बतानी पड़ेगी, 2πr। आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने 2πr1 बार बार लिख देता हूँ, -2πr2। मैंने मान लिया कि जो R1 है वो R2 से बड़ा है, मैंने ये मान लिया इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, वरना 2πr2 -2πr1 आप कैसे भी कंफ्यूज हो सकते हो। आप खुद को कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी कर लीजिएगा, ठीक है। 2π मैंने कॉमन ले लिया, इसको मैं सीधा भी लिख सकता था लेकिन आप बाद में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने कहा ये सर ने कैसे लिखा है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। 44, पाई की वैल्यू 22/7, देखो अच्छा हुआ इसने बता दिया, वरना आप हो सकता है क्या भी कुछ भी रख लेते, ठीक है। तो 22/7, 2 गुना 22/7, ठीक है। R1 - R2 इजकल टू 44। 44 से 44 कट गया, R1 - R2 कितना आ गया, 7 आ गया। समीकरण 2, बचपन में करते थे ना, 1 2 ज्ञात करने वाली राशियां हैं और 2 ही समीकरण है, तो बस हमें निकालना है, तो एक बार जोड़ देते हैं एक बार घटा देते हैं। जैसे R1 + R2 बराबर 75 लिख के दिखा देता हूँ, R1 - R2 बराबर 7। अब यहां से तो ऑप्शन से भी आप देख सकते थे, ठीक है, क्या, जिनका डिफरेंस 7 हो और जिनका योग 75 हो, योग हम पहले देख चुके थे, डिफरेंस यहां से भी देख सकते थे आप, ठीक है। डिफरेंस कहां से देख सकते थे, यहां से भी देख सकते थे, तो भी आपका सवाल हो जाता। फिर भी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। एक बार जोड़ दिया तो ये कट गया, 2R1 बराबर कितना आ गया, 75 + 7 बटे में 2, 75 7 82 और ये आ गया हमारा 41, ठीक है। आर बराबर क्या आ गया, 41। इधर आ जाएगा क्या, 2R2, इधर आ जाएगा क्या, 2R2, और ये हो जाएगा हमारा 75 - 7, क्योंकि माइनस करेंगे बटे में 2, ये आ जाएगा 68 बटे में 2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 34, ठीक है।
ये हो गया। बाकी R1 माइनस R2 बराबर 7 निकालते, फिर आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, ठीक है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, उस हिसाब से अप्रोच आपके दिमाग में आएगी। आप सोचेंगे कि एक दिन में ऐसा सब कुछ हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, ना मेरे ही हाथ में ना आपके हाथ में, ठीक है। दो शंखों की त्रिज्याएं 2:1 अनुपात में है, उनके आयतन का अनुपात, उनका आयतन बराबर है, ऊंचाइयों का अनुपात हमसे पूछा है, ठीक है। सबसे पहले शंकु का आयतन क्या होता है भाई? शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है क्या? त्रिज्या r है, ये l है, ये इसकी हाइट है h मान ली, ठीक है, ये इसकी हाइट है, ठीक है। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर h, यही होता है, ठीक है। अब ऐसे कोई दो शंकु होंगे जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात अलग अलग है, और इनका ये पूछा है, तो और इन पूछा है किसका? हमें पूछा है इसका। तो एक बार आयतन बराबर है तो एक बार कर दें अपन, v1 बराबर v2। वैसे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन सोचिए एक बार, अनुपात अपन से पूछा है, ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है, तो आयतन बराबर दे रखे हैं। तो पहले का मैं मान लेता हूँ 1/3 पाई, ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं करनी, समझने के लिए अपन को पहले लिखना पड़ेगा h1, ठीक है। 1/3 पाई r2 स्क्वायर, ठीक है, r2 स्क्वायर h2। मैंने पहले की हाइट और वो मान ली थी r1 h1, दूसरे की r2 h2, ठीक है। 1/3 पाई से 1/3 पाई पूरा चला गया, ठीक है। हमें निकालना है h1 h2 का रेशो, तो h1 बटे में h2 का रेशो कैसे निकालेंगे? पक्षांतरण कर दिया तो डिवाइड में चला जाएगा, क्या? पक्षांतरण कर दिया तो ये डिवाइड में चला जाएगा, h1 बटे में h2, तो ये हो जाएगा क्या? r2 स्क्वायर बटे में r1 का स्क्वायर, r2 स्क्वायर बटे में r1 का स्क्वायर। दो शंकों की त्रिज्याएं बराबर हैं, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। R2 का, ये R1 और R2 का अनुपात हमें कितना दे रखा है? R1 और R2 का अनुपात, ठीक है। तो R2 की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर, नीचे किसका स्क्वायर? 2 का स्क्वायर, 1/4। तो कितना हो जाएगा? 1:4। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सी। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सी, ठीक है। याद करने वाली बात सिर्फ इतनी थी कि ये हो गया, आयतन क्या होता है? ये होता है बराबर। रेशियो अपन को बराबर दे रखा था, तो अपन डायरेक्ट भी रेशियो निकाल कर लेते। आगे बढ़ो। एक्स वाई से 6 गुना बड़ा है, ठीक है, 6 गुना है, 6 गुना बड़ा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सिंपली दूसरा ऑप्शन इसमें दे ही नहीं रखा, तो हमको काम करना पड़ेगा इस पे। वह प्रतिशत जिससे y इजकल टू वाई एक्स से कम है, प्रतिशत पूछा है, y एक्स से कितना कम है? मान लो ये x है, ये y है, ठीक है। x y से 6 गुना बड़ा है। जब परसेंटेज की बात आती है तो हम क्या करते थे कि 100 ही मान लेते थे। अब 100 मानो चाहे 1 मानो, बराबर बात है। x y से 6 गुना बड़ा है, 6 गुना बड़ा कर दो इसको, 600। क्या कर दो? 6 गुना बड़ा कर दो, 600। तो 1:6 ये है मानो। अब कम की बात करूं तो y क्या पूछा है? y x से कम कितना है? 5। और परसेंटेज कम मैं पूछूं, परसेंटेज में कम मैं देखूं तो 5 कम है 6 से, 6 पे इंटू में 100, तो ये आ जाएगा कितना? 500 बटे में 6। 500 बटे में 6 क्या अनुपात में 3 दे रखा है, तो 2 से और काट लो, 50 और 3, 250 बटे में 3 कितना आ जाएगा? 250 बटे में 3, ठीक है। काटिए, 3 8 24, एक बच गया, 3 8 24, एक बच गया, 10 में 3 दिया 9, 83 सही 1/3% कहीं ऑप्शन में है, ठीक है, ओके। आप समझिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन इस सवाल में इस तरीके से हो सकता है अगर अपन चाहें, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं था, इसलिए मैंने उसका जिक्र करना उचित नहीं समझा। एक्स वाई का 6 गुना है और एक्स वाई से 6 गुना बड़ा है, दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? आप सोचिएगा, तब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा, ठीक है। एक दुकानदार एक पंखे का विक्रय मूल्य 800 से घटाकर 780 कर दिया, तो उसकी हानि 2% की बढ़ गई। मैंने पहले ही सवाल में जिक्र किया था कि हानि, लाभ और हानि प्रतिशत हम क्या करते हैं? क्रय मूल्य पर निकालते हैं। क्रय मूल्य को सीपी लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को हम एसपी लिखते हैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हुआ, ये सीपी क्या हो गया, ठीक है। 800
पहले वो 800 में बेच रहा था, लेकिन उसे जाना था घर राखी पे, तो उसने क्या किया कि 780 रुपये में बेच दिया कि भैया लास्ट टाइम है, शाम का समय है, आप जल्दी ले जाइए इसे जितने में भी। और उससे क्या हुआ, उसे 2% की और हानि हुई। उससे कुछ तो हानि हो ही रही थी, 2% की हानि और बढ़ गई। उसकी क्या हुई, 2% की हानि और हुई। और का मतलब समझ रहे हैं, कुछ हानि तो हो ही रही थी, लेकिन इस 2% की हानि उससे और बढ़ गई। उसने 800 में भी उसको हानि हो रही थी, 780 में भी उसको हानि हो रही है, लेकिन 780 में उसकी हानि 2% से बढ़ गई। मतलब जितनी भी हो रही थी, चाहे अगर मान लो 60% उसको हानि हो रही थी, तो 780 रुपये में बेचने पर उसको 58 62% की हानि होगी। हानि बढ़ रही है ना भाई, ठीक है। लेकिन ये पैसे में मामला कितने का खराब हुआ था, 20 रुपए का। पैसे में कितने कम दिए उसने, 20 रुपए। और हानि कितनी बढ़ी थी उसकी, 2% की। तो 2% की वैल्यू 20, बस यही चाहिए था हमें। और पंखे का क्रय मूल्य हमसे पूछा था, तो 100% की वैल्यू आप निकालेंगे। पहला क्या क्या सोच सकते हैं आप, 20/2 गुणा में 100, तो आ गया कितना, 1000। सोच सकते थे, ठीक है। थोड़ा सा और एडवांस हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा, ये कितना गुना हुआ है, 50 गुना, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 50 गुना, ठीक है, कोई दिक्कत, 1000। ऐसे भी अपन कर सकते हैं, 1000 आंसर है इसका, ठीक है। आगे बढ़िए। 4 वर्षों के लिए 2000 रुपये पर दो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर 80 रुपये है। ब्याज की दरों में अंतर ज्ञात कीजिए। मुझे एक बात बताइए, समझाने की बात जो क्या थी, मूलधन कितना है, 2000 रुपये। मूलधन कितना है, 2000 रुपये। समय कितना है, 4 वर्ष। और दर है R1 और R2 कोई होगी, ठीक है। R1% और R2%। मुझे एक बात बताइए, जब चारों वर्षों में जो मूलधन है वो समान है क्या, बिल्कुल है। जो दर है वो क्या, जो समय है वो भी 4 वर्ष है, वो भी कहीं चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, जो अपन सिंपल इंटरेस्ट जो निकालते हैं, क्या जो अपन सिंपल इंटरेस्ट जो निकालते हैं वो क्या होता है, P/T/100। क्या, P/T/100। ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये किस किस पर डिपेंड कर रहा है, मूलधन पर कर रहा है, दर पर कर रहा है, और समय पर कर रहा है, ठीक है। मूलधन पर कर रहा है, कई बार आपसे क्या है, समय का अंतर पूछ लेगा, कई बार ब्याज की दरों का अंतर पूछ लेगा। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, क्या, जो अगर सिंपल इंटरेस्ट है वो तीनों पर डिपेंड कर रहा है। 100 तो कांस्टेंट है, ऐसा नहीं है कि 100 मैं यहाँ लिखूंगा इस बोर्ड पे, 100 आप अपनी कॉपी में लिखते ये 200 हो जाएगा, नहीं होगा ऐसा, आप करके देख लेना चाहे। और 200 लिख दोगे तो फिर आप गलत कर दोगे, बाहर हो जाओगे सिलेक्शन से, तो आप वैसे ही नहीं लिखोगे 100 को 200 तो, ठीक है। तो ऐसा ही बराबर क्या होता है, P/T/100। अभी यहाँ पे P और T फिक्स हो गए, डिफरेंस किसकी वजह से आएगा, R की वजह से आएगा। कई बार डिफरेंस किसकी वजह से आता है, मतलब वो दे देगा कि दो अलग अलग मूलधन इस तरीके से। तो हमको जो डिफरेंस वाला, अगर एक ही चीज में डिफरेंस आ रहा है तो हम उसको सीधा यहाँ से लिखते हैं। देखो ये सिंपल इंटरेस्ट, अब अंतर वाला अपन लिख रहे हैं, मान लो इस तरीके से समझो, क्योंकि तीन कांस्टेंट हो गए, अब ये समझो ये तीन तो फिक्स हो गए, 1 2 3, R की वजह से आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, P गुना, इधर हो जाएगा क्या, दरों में अंतर। मैं तो लिखूंगा ना जैसे जैसे, भाई अपन को कंफ्यूज नहीं होना, डिफरेंस में एसआई में अंतर निकाल रहे हैं ना अपन। और ये एसआई में अंतर किसकी वजह से पैदा हुआ है, टी सेम है, ये 100, ठीक है। ये एसआई में अंतर जो है ये किसकी वजह से आया है, दरों में अंतर से। और हमसे देखो सवाल में ब्याज की दरों में अंतर ही पूछा है डायरेक्ट, तो कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अंतर कितने का, साधारण ब्याज में कितने का अंतर आया, 80 रुपए का, प्रश्न में दिया है। मूलधन कितना है, 2000। और दरों में अंतर मतलब मैं R1 - R2 मान लूँ, दरों में अंतर में R1 - R2 मान लूँ। और समय कितना है, 4 वर्ष बटे में 100। सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। 4 से 20 चौक 80 से 80, तो R1 - R2 कुछ नहीं बचा, तो क्या जीरो बचेगा क्या। एक सवाल आया था ऐसा जिसमें बच्चों ने जीरो ऑप्शन में था और जीरो कईयों ने टिक किया होगा। 1%, मतलब दरों में अंतर कितना था, हमसे अलग अलग दर नहीं पूछी, हमसे पूछा कि दरों में अंतर कितना है। और ये दरों में अंतर आया किसकी वजह से था, ये दरों में अंतर, ये जो सिंपल इंटरेस्ट में जो अंतर आया था वो केवल दरों में अंतर की वजह से आया था, ठीक है। मैंने फिर से कहा था कि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, अपनी कॉपी में अच्छे से उतारना लेकिन आप, ठीक है, वरना कोई चेक ही नहीं करेगा। लेकिन ऑप्शन वाले आते हैं अपने यहाँ तो सवाल गणित में, कॉन्सेप्ट से मतलब रहता है। एक आयत का परिमाप 120 मीटर है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है, और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये जो सवाल जो आ रहे हैं तो हमें या तो मतलब बंद ही कर देना चाहिए पढ़ना, क्योंकि ये तो जब शुरुआत अपन करते हैं किसी भी चीज़ की तो उससे आता है। खैर कोई बात नहीं, बोर्ड जैसा भी लेवल समझे एग्जाम का उस हिसाब से देते हैं। ये आयत की लंबाई है, ये आयत की चौड़ाई है,
ठीक है, ये आयत की लंबाई है, ये आयत की चौड़ाई है। और हमें आयत का परिमाप, किसी भी दी गई आकृति का परिमाप क्या होता है? वृत्त का परिमाप बताओ। पिछले सवाल में बता कर आया हूं मैं, सोच क्या रहे हो? पिछले सवाल में बताया था किसी भी वृत्त का परिमाप, परिमाप और परिधि एक ही चीज होती है। ठीक है, वृत्त का परिमाप मैंने क्या बताया था? परिधि 2πr, परिधियों का अंतर निकाला था ना भैया अपन ने। ठीक है, आयत का परिमाप मतलब मैं इसकी चारों भुजाओं को जोड़ लेता हूँ। ठीक है, और इसमें क्या होता है, आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है कि चारों भुजा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? आमने सामने की भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वो वर्ग हो जाता है। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो आयत का परिमाप क्या हो गया? 2 बार तो लंबाई आ गई इसमें और 2 बार चौड़ाई आ गई सर। और ये प्रश्न में कितना दे रखा है हमको? 120। और दूसरी चीज क्या दे रखी है? L अनुपात B, ये दे रखा है हमको कितना? 2:1। कैसे पता चला? आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुना है। क्या? चौड़ाई की 2 गुना है। या तो यहाँ इसको B मानते हो तो इसको डायरेक्ट 2B मान लो, ऐसे भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, जैसी इच्छा हो। तो L प्लस बी बराबर कितना आ गया? L प्लस बी बराबर आ गया 60। तो L और B में 2:1 में इसको बांट दो। ठीक है, बांट दिया तो अपन क्या आया? लंबाई और चौड़ाई आ जाएगी। ये लंबाई आ गई, ये चौड़ाई आ गई। अब मैं यहीं बांटूंगा भाई, बहुत देर से रेशो का सवाल करवा रहा हूं मैं। 60/3 इंटू 20, 40 और 20 आ गई ना डबल। ठीक है, तो लंबाई तो इसकी कितनी हो गई? 40 और चौड़ाई इसकी कितनी हो गई? 20। यही पूछा है क्या आपसे? बिल्कुल नहीं। सवाल आगे पढ़ो। क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। 40 इंटू 20, 40 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 800। ये आसान कैलकुलेशन है, इसे मैं करूंगा खुद, इसे मैं पूरा करूंगा। 800 वर्ग मीटर। ठीक है, देखिए आगे बढ़िए। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, बहुत स्पीड चल रहा है या कम चल रहा है? पैदल ही चल रहा होगा। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 5 मिनट का आराम करता है। बिल्कुल पैदल चल रहा है भाई। अगर 5 मिनट के बाद आदमी आराम कर रहा है तो वो पैदल चल रहा है। और 10 किलोमीटर की स्पीड, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड एक अच्छी स्पीड होती है पैदल चलने में। सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हो नहीं जाते हो आप? बिल्कुल नहीं जाते। सुबह उठते ही मोबाइल हाथ में आ जाता है। उस व्यक्ति द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय। ठीक है, 5 किलोमीटर की तय दूरी और प्रत्येक किलोमीटर 5 मिनट, 5 मिनट का आराम। चलो ठीक है, कर लेते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि वो बिना आराम किए गया है। तो आप जो बचपन से पढ़ते आ रहे थे, अब आपका बचपन कब खत्म हुआ ये मुझे पता नहीं है। चाल बराबर दूरी बटे में समय, पढ़ते आ रहे थे। कोशिश हम यही करते हैं कि आप कुछ भी याद नहीं रखो तो भी आप परीक्षा में कम से कम सवाल को अप्रोच से देखो। चाल बराबर दूरी बटे में समय। मैं कह रहा हूं कि बिना आराम किए पहुंचा दो उसको। ठीक है, बिना आराम किए। क्यों पहुंचा रहे हो सर? अरे आराम वाला में टाइम का ही तो कैलकुलेशन करना है, आराम बाद में ले लेंगे। ठीक है, बिना आराम वो सीधे जाएगा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय से हम क्या निकालेंगे? समय निकालेंगे। अब की बार देखो, मैं पूरा पूरा लिख रहा हूँ भाई बच्चों की तरह। फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर 2-3 बार देखना, इसको छोड़ना नहीं है लेकिन। ठीक है, दूरी बटे में चाल। ठीक है, मेरे पास कोई कहानी नहीं है आपको इधर इधर मुंह करके सुनाने के लिए, इसलिए चुपचाप बोर्ड पे देखो और पढ़ो। ठीक है, अब वीडियो के 4th ग्रेड के ये पेपर आने वाले हैं। ठीक है, और मैथ्स मैजिक पे कम से कम पुराने सॉल्यूशन ही देख लेना, है ना। बिना आराम के समय बराबर दूरी बटे में चाल। समय मुझे निकालना है। दूरी कितनी है? कितनी दूरी चल रहा है भाई वो? 5 किलोमीटर दूरी है। 5, चाल कितनी है उसकी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये हो गया क्या? दूरी है 5 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से किलोमीटर कट गया। 1/2, 1/2 आवर। 1/2 आवर का मतलब क्या होता है भाई? 1/2 आवर का मतलब होता है 30 मिनट हमारे यहाँ। आपके यहाँ 1 घंटे में कितने मिनट होता है उससे डिवाइड कर लेना। दूसरे प्लेनेट पे तो नहीं हो आप, यहीं हो ना अभी इंडिया में। आपकी और हमारी जीएमटी लाइन एक ही है अभी। कितनी है? ज्योग्राफी में हम पढ़ते थे, मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा। 5.5 घंटे आगे समय चल रहा है कुछ इस तरीके से। जीके में बिल्कुल भरोसा मत करना मुझ पर। ठीक है, मैथ्स में देखो। 30 मिनट क्या आया? 30 मिनट। ये समय वो था, ये समय वो था जो बिना आराम किए। अब देखिए क्या, थोड़ा सा ये सोचना है। कुछ लोग सोचेंगे, कुछ लोग करेंगे। ये 5 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये 5 किलोमीटर की दूरी है। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उसका एंड पॉइंट है। ये मैं आपके लिए बता रहा हूं। वैसे 5 किलोमीटर की दूरी में अगर आदमी आराम करेगा तो कितनी बार कर पाएगा? आदमी 4 बार आराम कर पाएगा, क्योंकि यहां से उसने शुरू किया, यहीं पे आराम थोड़ी करेगा। यहां तो उसने शुरू किया था, यहां उसने 5 मिनट का आराम किया।
ठीक है। फिर यहाँ उसने 5 मिनट का किया, यहाँ 5 मिनट का किया, यहाँ 5 मिनट का किया, ठीक है। टोटल कितने मिनट आराम किया उसने? 20 मिनट। लेकिन ऐसे नहीं जोड़ना है। यदि 5 किलोमीटर की डिस्टेंस अपन देख रहे हैं तो 5 किलोमीटर में वो 4 बार आराम करेगा, क्योंकि अगर डिस्टेंस 50 किलोमीटर की आती तो आप कॉपी की लाइन कहाँ से कहाँ तक बढ़ते? अच्छा यूँ घुमा देते, एक ब्लैंक पेज आता है उसमें रफ कार्य के लिए, उसमें यहाँ से 50 किलोमीटर बना के भाई कितनी बार आराम करेगा ये अपन गिनेंगे। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, 4 बार करेगा वो, ठीक है। आराम तो आराम में समय लगा, आराम में कितना समय लगा उसको? आराम में उसको कितना समय लगा? आराम में उसको समय लगा 20 मिनट्स। कितना लगा? 20 मिनट्स। और वास्तविक बिना आराम के समय कितना लगा उसको? 30 मिनट। तो टोटल टाइम कितना हो गया उसका? मुझे बताइए टोटल टाइम कितना हो गया? 20 + 30 प्लस है ये, इतना ही बड़ा है भाई, प्लस इतना ही बड़ा है 50 मिनट। कितना हो गया? 50 मिनट। देखिए बहुत बढ़िया। समझने के लिए सिर्फ इतना ही था कि आप एक इसमें सांप बना सकते थे। रफ कार्य के जो पेज मिला था भाई कितनी बार आराम वो करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिल्पी ने एक वॉशिंग मशीन 10,200 रुपये में बेची, खराब हो गई उसकी। शिल्पी की वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक लेगी अब, इसलिए बेच दी, ठीक है। इस लेन देन में उसे 15% की हानि हुई। उसे वॉशिंग मशीन किस मूल्य पर खरीदी थी? ठीक है, हानि तो होगी ना भाई, उसने कम से कम 5 साल चला के बेची होगी। महिलाएं तो वैसे ही कोई भी सामान घर से बेचती हैं तो पूरा यूज़ में लेकर फिर बेचती हैं उसको। समझ रहे हैं आप? आखिरी सवाल है ये आज का, आज का नहीं मतलब इस पेपर का, ठीक है। एक वॉशिंग मशीन 10,200 रुपये में बेची। मान लो क्रय मूल्य किसी भी चीज़ का अपन मान लेते हैं 100 रुपये। सीपी कितना मान लिया मैंने? 100 रुपये। सीपी कितना मान लिया मैंने? 100 रुपये। और 15% की यदि मुझे हानि होती है, क्या 15% के मुझे लॉस होता है, हानि, तो एसपी कितना आ गया मेरा? एसपी आ गया मेरा 85। कितना आ गया? 85। और इस एसपी की वैल्यू प्रश्न में कितनी दे रखी है? इस एसपी की वैल्यू प्रश्न में दे रखी है 10,200, ठीक है। और मुझे पूछा क्या है? सीपी पूछा है। क्या पूछा है? सीपी पूछा है, मतलब क्रय मूल्य पूछा है कितने में खरीदी थी। तो भैया 85 की वैल्यू 10,200, ठीक है। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? क्या 100 की वैल्यू कितनी होगी? हाँ सर, अब काटो ना, अब गुना करो। पिछले सवाल में तो जब गुना हो रहा था तो आपने बहुत जल्दी कर दिया था, अब करो, अब सीधे सीधे कर लो यार। 10,200, जब नहीं आ रहा हो तो सीधे सीधे कर लो, मुझे भी नहीं आ रहा तो मैं भी सीधे सीधे ही कर रहा हूँ ना। इंटू में 100। 17 का पहाड़ा लेकिन मुझे याद है, देखो 17 × 5 = 85 और 6 102। 5 से काटा कितनी बार? 120 बार। 120 × 100 12,000 कर दिया ना मैंने, ठीक है। 12,000 रुपये। तो कितने में खरीदी थी भाई? 12,000 रुपये में। और बेच दी कितने में? 10,200 रुपये में। अब माइनस करके आप देख लेना, सर ने सही तो किया है ना भाई, 15% ही हानि हुई है कि नहीं हुई है। ये हमारा सॉल्यूशन था, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन था इसका, किसका? पेपर 1 का, ठीक है। तो मैथ्स मैजिक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए। ये पेपर फर्स्ट का था, सो आंसर की आपने काफ़ी देख ली होगी, लेकिन फिर भी आपको जो बेसिक्स से और 1 2 3 4 मेथड जो होते हैं उससे, क्या जो बेसिक हैं 1 2 3 4 जो मेथड हैं उनको मतलब रूबरू कराने के लिए मैंने ये सॉल्यूशन करवाया। आगे भी फिफ्थ शिफ्ट सेकंड का भी करवा देंगे, और आगे भी पीवाईक्यूज, एसआई के पीवाईक्यूज करवा दिए गए हैं। इसके बाद रीट वाले बच्चों के लिए स्पेशली, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं लेवल 1 लेवल 2 में जो मैथ्स आती है, पीवाईक्यू तो करवाएंगे ही। थ्योरी की क्लासें जल्दी ही आना शुरू हो जाएंगी 1 2 दिन में, तो यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लें। रीट वाले बच्चों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पेड कोर्स से भी अच्छा मटेरियल हम यूट्यूब पे देंगे और बिल्कुल फ्री देंगे। मैथ्स मैजिक का जो एप्लीकेशन होगा उस एप्लीकेशन पे आपको जो पीवाईक्यूज की जो टेस्ट सीरीज है विद सॉल्यूशन, वो बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस में, नॉमिनल क्या फ्री भी कर सकते हैं, आप कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखिए एक बार, ठीक है, एक बार चीज़ों को देखिए, समझिए क्यों हम जुड़े हैं मैथ्स मैजिक से, ठीक है। मैथ्स का डर अब दूर होगा मैथ्स मैजिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।